नमस्ते। चलिए, आज समझते हैं जीएसटी कंप्लायंस के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू को। अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव कैसे करें। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी सोच से करते हैं। बिजनेस समय के साथ बदलता है, कानून बस इतना चाहता है कि सच्चाई भी उसके साथ बदल जाए। देखिए, ये लाइन जीएसटी की असल भावना को पकड़ती है, क्योंकि बिजनेस कभी एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते हैं, और कानून चाहता है कि ये बदलाव आपके रजिस्ट्रेशन में भी साफ साफ दिखे। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आपके जीएसटी की एक जीती जागती पहचान है। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला कानूनी ऐलान है। इसे कुछ इस तरह से सोचिए, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी फाइल में रखा हुआ एक सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, ये तो आपके बिजनेस की एक जिंदा, लगातार विकसित होती हुई डिजिटल पहचान है। और ये पहचान इनकम टैक्स और बैंकिंग जैसे दूसरे सिस्टम से भी जुड़ी हुई है, इसलिए इसका बिल्कुल सटीक होना बेहद जरूरी है। और अपनी जानकारी को अपडेट रखना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 28 ये साफ साफ कहता है कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी में हुए किसी भी बदलाव के बारे में एक तय समय के अंदर टैक्स ऑफिसर को बताना ही होगा। अब जीएसटी पोर्टल पर जब भी कोई बदलाव करना होता है, तो समझिए कि दो रास्ते हैं। एक है कोर और दूसरा है नॉन कोर। हर बदलाव इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में आता है। एक तरफ है कोर फील्ड्स, जिनके लिए ऑफिसर की मंजूरी लगेगी, और दूसरी तरफ है नॉन कोर फील्ड्स, जो बस ऑटो अप्रूव हो जाते हैं। और इसका कारण भी बड़ा सिंपल है, ताकि बिजनेस की पहचान से जुड़े बड़े बदलावों को रोजमर्रा के छोटे-मोटे ऑपरेशनल अपडेट से अलग रखा जा सके। तो ये कोर फील्ड्स आखिर हैं क्या? इसमें आता है आपके बिजनेस का कानूनी नाम, बिजनेस की मेन जगह या कोई और ब्रांच, और कंपनी के बड़े लोग जैसे डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, उनका आना या जाना। मतलब ये वो बदलाव हैं जो सीधे सीधे बिजनेस की पहचान और उसके काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। और इसके ठीक उलट नॉन कोर फील्ड्स में आती हैं ऐसी चीजें जो रोज के कामकाज से जुड़ी हैं, जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलना हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करनी हो, या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को बदलना हो। इन चीजों के लिए सिस्टम को इंतजार करने की जरूरत नहीं, इसीलिए ये फौरन अप्रूव हो जाती हैं। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या बदलाना है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है, टाइमलाइन क्या है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है ये नंबर 15 दिन। जिस दिन भी आपके बिजनेस में कोई चेंज हुआ, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म जीएसटी REG 14 फाइल करना ही करना है। और अगर नॉन कोर बदलावों की बात करें, तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पोर्टल पर सर्विसेज में जाकर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स पर नेविगेट करें। क्योंकि ये ऑपरेशनल बदलाव हैं, तो सबमिट करते ही सिस्टम इन्हें ऑटो अप्रूव कर देता है। इंस्टेंट काम। लेकिन कोर फील्ड्स की कहानी थोड़ी अलग है। इसका एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले फॉर्म जीएसटी REG 14 फाइल करना होता है, फिर ऑफिसर इसे 15 वर्किंग डेज में रिव्यू करता है। अगर उन्हें कोई सवाल हैं, तो वो एक शो कॉज नोटिस यानी REG 03 भेज सकते हैं। इसका जवाब 7 वर्किंग डेज के अंदर फॉर्म REG 04 में देना होता है। और आखिर में सब ठीक रहा तो ऑफिसर इसे REG 15 से अप्रूव कर देगा या फिर REG 05 से रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल उठता है, क्या होगा अगर टैक्स ऑफिसर टाइम पर जवाब ही ना दे? और यहीं पर कानून में कमाल की चीज है जिसे कहते हैं डीम्ड अप्रूवल। इसका मतलब यह है कि अगर ऑफिसर उस टाइम लिमिट के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता, तो आपका अमेंडमेंट ऑटोमैटिकली अप्रूव मान लिया जाएगा। ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। प्रोसेस से जुड़ी एक और जरूरी चीज याद रखिए, अगर आपका कोई कोर फील्ड का अमेंडमेंट एप्लीकेशन ऑफिसर के पास पेंडिंग है, तो उस दौरान आप नॉन कोर फील्ड्स में बदलाव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये पोर्टल का एक सिस्टम रूल है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जो बदला नहीं जा सकता, और अगर हम रूल्स फॉलो न करें तो क्या हो सकता है। सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसा भी है जिसे अमेंडमेंट के जरिए बदला ही नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल। 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां अमेंडमेंट काम नहीं करेगा। वहां आपको पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके बिल्कुल नया लेना पड़ेगा। कौन सी हैं ये सिचुएशंस? 1, अगर आपका पैन नंबर ही बदल जाए। 2, बिजनेस के स्ट्रक्चर में कोई ऐसा बदलाव हो जिससे नया पैन लेना पड़े। और 3, अगर आप अपना बिजनेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जा रहे हैं।
तो मान लीजिए कि किसी ने अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं की, तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 125 एक रेजिडुअल पेनल्टी की बात करता है। यह तब लगता है जब किसी गलती के लिए एक्ट में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई गई हो। और ये पेनल्टी कितनी हो सकती है? ये 50,000 रुपए तक जा सकती है, जिसमें से 25,000 सीजीएसटी का और 25,000 एसजीएसटी का हिस्सा होता है। लेकिन यहां एक चीज साफ समझ लेनी चाहिए, ये कोई ऑटोमेटिक फाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती हुई और फाइन लग गया, नहीं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर तभी होता है जब कोई बड़ी गलती हुई हो, मतलब ऐसी गलती जिससे टैक्स डिपार्टमेंट के काम में सच में कोई रुकावट आई हो। तो इस पूरी बातचीत को हम इस एक सोच के साथ खत्म कर सकते हैं, कानून से बचने की नहीं, उसके साथ चलने की आदत ही बिजनेस को सेफ रखती है। टाइम पर और सही तरीके से किए गए बदलाव सिर्फ कंप्लायंस का हिस्सा नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। Section 28, this is a nightmare. Penalties everywhere. I can't keep up. What do I do now?